तो पहला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH2 OH का IUPAC नेम क्या है? क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है देखो, 1 2 एंड 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर क्या है? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल है। एल्कोहल का जो सफिक्स नाम होता है वह आल होता है। क्या होता है? आल या ओयल, है ना। तो यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, तो नाम हो जाता है इसका प्रो। प्रोपेन है, ये 3 कार्बन है, प्लस ऑल कर देंगे, माइनस सी कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेनॉल। ठीक, क्लियर हुआ कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन क्या है? द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स द ब्रोमीन। तो ये चीज इसके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है कि जैसे हमारे पास एथीन, एथाइन, बेंजीन और एथेन है, ठीक। तो एथीन, एथाइन, बेंजीन और एथेन में ये देखना है कि किसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मीन्स जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसको इस तरह समझो, एथीन के स्ट्रक्चर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन होता है। एथाइन जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बेंजीन के स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरह से होता है, और एथेन CH3 होता है। तो यहाँ पर जो एथाइन है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ सबसे अधिक क्रियाशीलता दिखा सकता है। कौन? एथाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है इसके कार्बन पर, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। ब्रोमीन जब ब्रेक डाउन होगा तो Br+ तेजी से इस पर आके जुड़ जाएगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लीटर विलयन में 5 मोल विलेय के साथ विलयन की मोलरता क्या होगी? मीन्स द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सोलूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? मोल दिया गया है, मोलों की संख्या दी गई है, और वॉल्यूम दिया गया है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मोलरता पता करना है। मोलरता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना है? 5। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, है ना। सिंपली है एकदम। क्या हो जाएगा सॉल्व करो पे? 2.5 मोलर। आंसर क्या होगा? 2.5 मोलर। सिंपल है। नंबर मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, ठीक। तो इसके मोलरिटी क्या हो जाए? 2.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, %40 कार्बन, कितना परसेंट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कितना परसेंट है? हाइड्रोजन 6.7%, और ऑक्सीजन 53.3%, है ना। वाले इतने एलिमेंट्स हैं इस यौगिक में, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि जो भी कंटेंट है परसेंटेज में उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 40% है कार्बन, तो 40/12 कर दोगे, 14/12। और हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 6.7%, तो इसको बाय 1 कर दोगे, ठीक। एटॉमिक मास 1 है ना। ऑक्सीजन का मास है, परसेंटेज है 50.33, तो 53.3, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 16। अब सबको डिवाइड करो,
ये आएगा लगभग 3.33, ये आएगा 6.7, 0.1 है ना, ये हो गया, ये भी लगभग 3.33 आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट का पॉइंट है, आप जो भी संख्याएं हैं ये, इसमें जो सबसे मिनिमम संख्या है उसी से तीनों में डिवाइड कर दोगे। सबसे कम संख्या क्या है इसमें? 3.33 है। तो 3.33 में सब में डिवाइड कर दो, इसको वैल्यू 1 आएगा, इसका आसपास 2 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो ये C1 CH और O है, C1 हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो CH2O। ठीक है ना, क्या करना है समझ में आया? जो भी परसेंटेज अमाउंट दिए गए हैं, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग द 40% ऑफ कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो भी परसेंटेज अमाउंट दिए गए हैं 40, 6.7 और 53.3, इनके एटॉमिक मासेस में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में, जो भी वैल्यू आएगी उन वैल्यू में, उन मानों में जिसका मान सबसे कम होगा उन्हीं मानों से हम डिवाइड कर देंगे सब में। फिर सॉल्व करने पर 1 2 1 आया, इस रेशियो को हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रख देंगे तो CH2O फार्मूला बनेगा है। ठीक, तो परसेंटेज दिए हुए प्रश्नों में उस तरह के एम्पिरिकल फार्मूला बनाना इजी हो गया, कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। n बराबर 3 वाले कवच में कुल कितने कक्षक होते हैं? मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल विथ n = 3। जब n = 3 है, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो ध्यान देना, ऑर्बिटल जो संख्या होती है वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे n बराबर 3 का मतलब हो गया आपके पास k सेल, l सेल और m सेल मिल जाएंगे। ठीक है, n बराबर 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको हम m सेल में है। ठीक, m सेल में है तो m सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल जो होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए? 9। है ना? है कि नहीं? ठीक, तो ये याद रखना कि n = अगर 1 हो तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? एक ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n = 2 हो तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गई, आपका एक ही ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4, मतलब इतना समझ लो कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आते हैं, ध्यान देना, सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन किसी सेल में आते हैं, सेल पूछ रहा है ना, कवच पूछ रहा है, सेल। जैसे क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ सेल होते हैं ना। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 आएगी, इसमें 4 आएगी, इसमें बोलो 9 आएगी, इसमें 16 आएगी। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये हो गई कोषों की संख्या, 1 2 3 4। अब डायरेक्टली इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कि ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसमें ऑर्बिटल संख्या 1 होगी। दूसरे कोष में, मतलब ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, क्वेश्चन ने n बराबर 3 बोला था। ठीक है,
तो n बराबर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n बराबर 3 से डिसाइड हो गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। जानते हो कि n की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n², एक फार्मूला होता है। तो 2 इंटू 3 इंटू का स्क्वायर आपका 18 मिल जाएगा, और उसी का हाफ हम बता देंगे, इसमें ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन उसका हाफ ऑर्बिटल। अब इस जैसे मैं पूछूं आपसे n बराबर 4 हो, अधिकतम कितने ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट होगा? कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट? n बराबर 4 हो, तो इसके लिए आप जाएंगे इस पर 2n² पर, 2n² पे जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हो जाएगा 32। अब 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तब ऑर्बिटल की संख्या कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 16। यस, सही आंसर, आपका जवाब हुआ 16। हमारे पास अगर हम n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, तो हमको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 16 चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए 16, और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 32। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे n बराबर 1 में ऑर्बिटल संख्या कितनी हो रही है? 1। n बराबर 2 में ऑर्बिटल संख्या कितनी हो रही है? 4। ध्यान दो इस चीज पर। n बराबर 3 में ऑर्बिटल संख्या कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है? 9। इस एक चीज और इजी इसको कर दे रहे हैं, n बराबर 4 में ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जा रही है? 16। अब कुछ नहीं करना है, इस एक थंब रूल याद कर लो कि अगर n बराबर 1 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे, n स्क्वायर कर दोगे तो ऑर्बिटल का नंबर मिल जाएगा। समझ गया? जैसे हमारे पास n बराबर 4 है, पूछा जाए ऑर्बिटल कितने रिक्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दो, 16 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हुआ कि हमको n बराबर 3 मिल गया है, तो कक्षों की संख्या 9 बन जाएगी। ठीक, n बराबर 4 मिल गया है, आपसे पूछा जाए उसमें कुल कितने कक्षक हैं, तो आप बताओगे 16। सिंपली अगर n बराबर 5 मिल जाए तो ऑर्बिटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर 25। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है ना? हमको n बराबर 2 मिल गया है, तो ऑर्बिटल संख्या, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है NH3 में बंद कोण लगभग कितने होंगे? ये मतलब पूछा जा रहा है बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो बॉन्ड एंगल NH3 में होता है 107 डिग्री, याद रखिएगा। NH3 में बॉन्ड एंगल जो होगा बॉन्ड एंगल मतलब ये बॉन्ड के बीच एंगल जो होता है तो कितना आएगा? 107 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।